वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 53 है। इस पार्ट में हम लोगों ने एडमिन लॉ से संबंधित जो पिछले इंटरव्यूज में या उससे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को कवर किया, उसका आंसर भी दिया है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक, स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सिडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फक्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें
तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। स्टार्ट करें।
not only mood of the student, sometimes teacher is also a human being. उसका भी मूड होना चाहिए, नहीं तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। एनीवे नेचुरल जस्टिस करो, इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग सारे करवा देते हैं, सभी ज्यादा टाइम नहीं लगना है। व्हाट इज क्वासी जुडिशियल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी जुडिशियल? क्वासी मतलब सेमी, सिमिलर, like similar. Quasi judicial function means function or proceedings in appearing to be similar into the nature of judicial proceeding. तो क्वासी लिख लीजिए, क्वासी मीन्स सिमिलर, तो क्वासी जुडिशियल मीन्स appearing into the nature of judicial proceeding. व्हाट इज, ये हो जाए तो फिर आगे चलेंगे। यस सर। रूल ऑफ लॉ के बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस वाज फॉर्मुलेटेड बाय डाइसन। वो 3 प्रोपोजिशंस जो डाइसन ने कहा वो क्या है? सर पहला है आपका सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा है इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, और तीसरा होता है जज प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट या जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिन लॉ के पर्सपेक्टिव से, एडमिन लॉ के पर्सपेक्टिव से डाइसे के जो रूल ऑफ लॉ है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन 3 मेजर प्रोपोजिशन। नोट इट डाउन। द फर्स्ट, मतलब वो तो आपने इन जनरल बताया जो आपने बताया, Yes, sir. but so far as from the point of view of admin law, डाइसन ने 3 मेजर प्रोपोजिशन। नंबर 1, absence of discretionary power in hand of governmental official. In hand of government officials. yes, sir. दूसरा उसने कहा कि नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर except for breach of law. हाँ, एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ बाय ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ द लैंड। और तीसरा उन्होंने कहा, जो आपने बताया वो गलत नहीं बताया, बट द क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिन लॉ। आपने सही बताया, जो भी बताया बिल्कुल सही बताया, बट इफ द क्वेश्चन कंसर्न्स कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ एडमिन लॉ फॉर्मुलेटेड बाय डाइसन, तो और तीसरा बताया कि द राइट ऑफ पीपल मस्ट फ्लो फ्रॉम custom and traditions which has been judicially recognized. Customs and sir? Traditions. ठीक है। What is discretion? Sir, discretion is to make a choice between 2 alternatives. Yes, perfectly correct. And how to take a decision? So that on In a reasonable and judicial manner. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आंसरिंग में एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन अगर जुडिशियल नहीं है, जुडिशियस नहीं है, तो कैन दैट बी एग्जामिन इनटू जुडिशियल रिव्यू? यस सर। अब जुडिशियल रिव्यू पे कहीं भी अगर कंफ्यूज होते हो तो जो ट्रिक बताया है कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक फीचर, एवरीवेयर देयर इज, मतलब ऐसे नहीं करना है एवरीवेयर, ये जस्ट शॉर्टकट है कि
बचने के लिए। हाँ, अगर पूछा जाए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का भी जुडिशियल रिव्यू होगा तो यस, इफ डिस्क्रिशन हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली एक्सरसाइज इट कैन बी। कैन a writ of mandamus lie to exercise the discretion? पर सर पढ़े थे कि शायद हो सकता है। सवाल को पहले समझो, ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है जो कि आंख बंद करके आंसर दे सको। अगर इफ मैंडेमस मीन्स कमांड, अगर हम किसी अथॉरिटी को, मैंडेमस मीन्स क्या, कमांड होता है, क्या होता है? जैसे मैंडेमस कमांड होता है। हाँ, अगर किसी अथॉरिटी को हम डायरेक्ट करें कि एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन इन दिस मैनर, तो उसका डिस्क्रिशन हमने ले लिया या उसका डिस्क्रिशन उसके पास रहने दिया? ले लिया सर। तो मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड टू कंपेल एन अथॉरिटी, mandamus cannot be issued to compel an authority to exercise its discretion into a particular manner. यस सर। हाँ, और ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यस सर। and subordinate legislation, once the government cannot discharge its all of the function, so government authorizes its subordinate officials to discharge some of those functions, and that authorization is known as delegated legislation. क्या ऐसा कहा जा सकता है? हाँ हाँ, मतलब शॉर्ट में वहां पे लंबे आंसर और रटा रटाया आंसर, और मतलब आप अपने टर्म में एक्सप्लिसिट, अगर आपका सेंस एक्सप्लिसिट है तो डेट वुड बी द बेटर आंसर। एक मजाकिया सवाल, ये गुड आंसर और बेस्ट आंसर में क्या अंतर है? सर, हमको ऐसा लगता है कि बेस्ट आंसर में प्रिसाइज कंसाइज सारे बातों को अपने रख दिया, और गुड आंसर ये भी हो सकता है कि मतलब वो शब्द, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आंसर में वो तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंसाइज हो या प्रिसाइज हो, बड़ा भी हो सकता है। और मेरे अंडरस्टैंडिंग मतलब वो बुक का जो वर्जन है वो भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर में हमारा अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करता है हमारे वर्ड्स में। मुझे एक अपने लाइफ का एक किस्सा याद आता है। एक बार ऐसा ही सवाल उठा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड लॉयर एंड द बेस्ट लॉयर, तो हमने जवाब दिया कि गुड लॉयर इज वन हु नोज द लॉ करेक्टली, और बेस्ट लॉयर इज वन उसको लॉ आए या ना आए बाकी चीजें जरूर आनी चाहिए। तो good answer is the legally correct answer applying those principles. Good answer is the legally correct answer and best answer is the answer which they like. तो just for humor के पर्पज से देखिए, एक्चुअली अगर आपका आंसर मेरे माइंडसेट से मैच नहीं करता, हाँ, तो मैं आपके आंसर को क्रेडिट दूंगा या नहीं दूंगा, दैट इज पार्ट ऑफ। अब ऐसा ब्लेम नहीं किया जा सकता, गुड पीपल आर आल्सो ऑन दिस अर्थ। मतलब ये मजाकिया तो है, लेकिन मजाक में आपको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। अब जैसे ठीक है, आपका आंसर मेरे आंसर से मैच नहीं किया, अब दैट डिपेंड्स अपॉन माय पर्सनालिटी कि वेदर आई कैन अप्रिशिएट, इफ आई एम रॉन्ग
Can I accept your answer or not? Or if I am wrong and you are pointing out, can I get irritated or not? That is my part of my personality. तो एनीवे अब ये सब फालतू का, मैं बड़ा बातू नहीं हूँ, ऐसी चीजों में मेरा बहुत मन लगता है। हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड सुप्रीम लेजिस्लेशन, ये क्या है? The supreme legislation उन्हें कहा जाता है that is made by the parliament. बाय द लेजिस्लेटर डायरेक्टली, बाय द और पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं। नहीं सर। जिसे फाइनेंस का पता नहीं वो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग आया था किसी फिल्म में कि जो अनपढ़ है वो भी शिक्षा मंत्री हो सकता है। वी हैव सच टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जस्ट वो किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कहा था, एक तरीके से फिल्मी डायलॉग। तो अब नाउ क्वेश्चन कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ, पार्लियामेंटेरियंस में नॉट बी वेल वर्स्ड विथ सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ ए गिवन टॉपिक, तो वो जस्ट बेसिक चीजें फॉर्मुलेट करते हैं और उसमें जस्ट एक स्केलेटन देते हैं और उसमें टू फिल ब्लड एंड फ्लेश दैट बिकम्स द एग्जीक्यूटिव पार्ट। तो skeleton legislation, the law truly made by the legislature, and filling of the blood and flesh depending upon the requirement and exigencies of time, that function is performed by the officers subordinate to the legislatures, and therefore it is also known as delegated legislation. A delegated legislation or subordinate legislation, both the terms are used interchangeably. Yes sir. There is no much difference about delegated legislation or subordinate legislation. Supreme legislation vested with the legislature. What is executive legislation? Executive, that is the law made by the executive. ये तो सिंपल, Executive law नहीं बनाती है। ये तो ठीक है आंसर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, विल दैट फॉर, हाँ, executive legislation, president and governor. हाँ, तो वहां पे जो आपने आंसर दिया उसमें एक लाइन साइड कर दो। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। Yes sir. डेलीगेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस केस में एग्जामिन किया गया? इन द Delhi Laws Act case. हाँ, इन द दिल्ली लॉज एक्ट केस, एंड दैट केस इज नॉन एज बाइबल। और बहुत सारी चीजें इसमें, अब उसमें वो पूरा डिटेल में टाइम उनके, मतलब बस मैक्सिमम। कैन essential legislative function be delegated? No sir. हाँ, essential legislative function cannot be delegated. This is number one. Under subordinate legislation, subordinate legislation is supplement to the actual legislation. Subordinate legislation cannot be contrary to the objective and purpose of the main parent act. Subordinate legislation is, this power is exercised to bring into the effect true purpose and objective of the parent legislation. और उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिक्वायरमेंट क्या होता है? इफ सम administrative officer who is required to take a decision, what he will consider while taking a decision?
ऑब्जेक्ट जुडिशियस होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ हाँ आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हाँ, जुडिशियल रिव्यू कैन वी अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक बीच में अब इसी जुडिशियल रिव्यू पे एक चीज और, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और हम लोगों ने थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया है वीडियोज को। ये कॉलेजियम सिस्टम, हालांकि आई डोंट थिंक कि कॉलेजियम सिस्टम या उसका जस्टिफिकेशन पूछा जाए, लेकिन पता ना क्यों थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम, ज्यादा नहीं। द जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कॉलेजियम सिस्टम। इस पढ़ा होगा बहुत सारी चीजें। अब नाउ इफ द पावर एंड गवर्नमेंट अल्टीमेटली जजेज आर अपॉइंटेड बाय ए वारंट बाय प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी थ्रू द प्रेसिडेंट, but their name must be recommended by the collegium. अब question is कि if government directly appoints judges, तो क्या जुडिशियल इंडिपेंडेंस कायम रह पाएगा? गवर्नमेंट इज डायरेक्टली अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिव। कितने ब्यूरोक्रेट, कोई भी ब्यूरोक्रेट कैन ही गो अगेंस्ट गवर्नमेंट? नो। तो अगर इफ गवर्नमेंट अपॉइंट्स जजेस, तो कैन देयर बी जुडिशियल इंडिपेंडेंस? तो इसके दो व्यू हो सकते हैं, तरह तरह के डिबेट होते हैं। एक कोई अभी मैं देखा नहीं ऐसे कि जजेज जो अपॉइंट होते हैं सिर्फ 100-150 घराने उन्हीं फैमिली से अपॉइंट होते हैं, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता। बाकी लोगों को रिक्विजिट क्वालिफिकेशन उनके पास है नहीं है। अब एक ऐसा इस तरह का माहौल बन गया है कि जस्टिस डिलेड, उसके लिए ओनली कचहरी इज टू बी ब्लेम्ड, जजेज आर टू बी ब्लेम्ड। अगर पेंडेंसी ऑफ केसेज है तो डेट इज ओनली ड्यू टू जुडिशरी एंड द जजेज। बाकी चीजें, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, एक जुडिशियल ऑफिसर पे वर्कलोड कितना है, नंबर ऑफ लिटिगेशन पहले कितना था और अब कितना है। आपको गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि नंबर ऑफ जजेज बढ़ाएं, नंबर ऑफ कोर्ट को इस्टेब्लिश करें डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर आप कॉज लिस्ट देखेंगे एक जुडिशियल ऑफिसर की, तो इतनी ज्यादा कॉज लिस्ट डेली की उनकी होती है। तो इट्स नॉट फेयर टू ब्लेम जुडिशियल सिस्टम फॉर delaying to disposal of a case. It's not proper. We could set up more court, we could appoint more and more judges, also creating an opportunity for law students ताकि वर्कलोड को कम किया जा सके। अगर if judges are to be appointed and collegium system is set aside, तो क्या will it be possible to deliver the judgment against the government? So this is a matter of serious concern. So therefore we invented collegium system to maintain judicial independence. तो इस पे ज्यादा नहीं, एक दो लाइन आपका व्यू कुछ भी हो। अब कॉलेजियम, अब मान लीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दो ऑप्शन है आपके पास। और कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
या बोर्ड को कितना पसंद है। अब मुझे उतना नहीं आता, लेकिन जितना आता है मेरे को ऐसा लगता है, विनिंग द हार्ट बाय आर्गुमेंट, विनिंग द हार्ट बाय आर्गुमेंट इज डेयरली पॉसिबल। गाने भी बने जो तुम, मतलब कहने का मतलब कि आपका आंसर अगर उनके लेवल ऑफ आंसर से मैच, आप आर्गुमेंट करके अपनी बात मनवा पाएंगे कि नहीं मनवा पाएंगे और उस तरह का लॉजिक दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो प्रेफरेबली बेटर होगा कि आपका आंसर नियर अराउंड उनके परसेप्शन से मैच करता है, तो डेट में बी ए गुड आंसर। लेकिन अगर उनके परसेप्शन से मैच नहीं करता तो ऐसा भी नहीं है कि आपको नंबर नहीं दिया जाए। अब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आपने डिफरेंट आंसर दिया, किस माहौल में दिया, किस सिचुएशन में दिया और किस तरीके से दिया, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अब इसमें एक लॉजिक है कि इफ जजेज आर, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सी द एग्जांपल ऑफ ब्यूरोक्रेट। The issue of we must need to have independent judiciary. If judiciary is not independent, then तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो खैर एनीवे हम लोग चलते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, या ये तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जो हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का, तो व्हाट इज सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर एंड प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर? सर प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर को हम लोग प्रोसीजर में जो प्रोसीजर लेट आउट है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, और सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस होता है कि जो लीगल प्रोविजन के बियॉन्ड होता है। अगर डिस्क्रिशन का अब्यूज हुआ है, हाँ, हम कौन से ग्राउंड पे कह सकते हैं कि डिस्क्रिशन हैज बीन अब्यूज्ड या मिसयूज्ड? सर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन हो, वो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो, और मेन चीज, मेन सब द मोस्ट वाइटल, देयर हैज टू बी एलिगेशन ऑफ मेलाफाइड। मेलाफाइड इज द, इस क्वेश्चन से ये उम्मीद की जाती है कि मेलाफाइड वर्ड आपका पहला शब्द हो। जो डिस्क्रिशन है, that has to be exercised in good faith, not accentuated by मेलाफाइड। इसमें बस इस तरह के क्वेश्चन में एक ही शब्द काफी है, उससे फिर आगे पीछे नहीं जाना है। और व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन? So under the doctrine of legitimate expectation, if a person, if a government servant makes a promise, it is expected that in the exercise of good administration, he will perform the promise, unless the performance of the promise is inconsistent with any statutory provision. हाँ, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है, कैन वी कॉल इट एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस? Yes, it is also known by the name of administrative fairness. हाँ, और legitimate expectation is matter of right or this is only expectation? So it cannot be clear. This is not a matter of right. It is only an expectation. Yes, correct. गवर्नमेंट और इसके डिपार्टमेंट जो एश्योरेंस दे रहे हैं, उन एश्योरेंस को पूरा करें, और अगर पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि उन एश्योरेंस को पूरा करना चाहिए, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। तो
बहुत ही आसान शब्दों से, कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है इसका या हिडन मीनिंग। एन एक्सपेक्टेशन विच हैज टू बी लेजिटिमेट, इट कैन नेवर बी लेजिटिमेट अनलेस थिंग्स said is something and done is something. There may not be gap between things said and thing done. लाइटर मोड में ऐसा भी बोला जा सकता है। अगर डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज में इफ देर इज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो क्या उसका इफेक्ट होगा? सर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन यस होगा। यस, प्रॉपर नहीं होगा। यस सर। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब होता है कि एक्शन should not import disastrous and the desired result. यस यस, इसको विटनेस बरी भी कहते हैं। Yes sir. लॉर्ड ग्रीन वेडनेसबरी केस में एसोसिएटेड प्रोविंशियल इक्का दुक्का वो सब्जेक्ट से पूछेंगे और फिर वो निकल जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जस्टिस? क्या हुआ? और जोर से। हाँ, what is the meaning of word justice? Sir, justice means sense of what is right and what is wrong. Yes, deciding what is right and what is wrong without coming into any pressure. कानून की जो मूर्ति होती है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। क्यों? लोग कहते हैं कि अंधा कानून है इसलिए बांधी जाती है। क्यों? Sir, without any pressure. हाँ, लोगों को देखकर कौन इन्फ्लुएंशियल है, कौन लोग क्या है यह नहीं देखना। ये जो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है इसके Yes, sir. क्या सिद्धांत है? सर इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है। पहला है रूल अगेंस्ट बायस, दूसरा ऑडियो ऑल्टरेट पार्ट और तीसरा है स्पीकिंग ऑर्डर्स। हाँ, These are descriptions. यस यस। और रूल अगेंस्ट जो बायस है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, व्हाट इज दैट? Sir, it means that no person should be a judge in his own case. This makes the judge should be impartial and should decide on the basis of the evidence produced on record. हाँ, ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है Yes, उसमें हाई कोर्ट या एबव कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड खुद भी कंप्लेनेंट होते और खुद ही जज भी होती। तो Yes, sir. इज इट एन एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और नॉट? Yes, it is exception to this principle that मतलब nemo judex in causa sua. हाँ, एंड व्हाट इज पेक्यूनरी बायस? So pecuniary bias arises when the decision that the adjudicator has some monetary or pecuniary interest in the matter before it. करेक्ट। व्हाट इज पर्सनल बायस? So personal bias arises out of a relationship which makes which makes the adjudicator biased towards one of the parties. अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने एक कोई मुकदमा आता है कि जो गैस सिलेंडर है रसोई का, वो गैस सिलेंडर में उसने कम गैस दिया, कुछ गैस निकाल के बेच दी, थेफ्ट का मुकदमा आता है। बेल एप्लीकेशन में अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि अरे ये तो ऐसे ही करते हैं, एजेंसी वाले गैस बेच देते हैं, हम तो बेल नहीं देंगे, तो ये किस तरह का बायस होगा? सब्जेक्ट मैटर बायस और पर्सनल बायस? Subject matter bias. पर्सनल बायस क्यों नहीं होगा? ही इज पर्सनली सेइंग दैट हमें भी गैस ऐसे देते हैं। Personal bias समटाइम्स सब्जेक्ट मैटर बायस में जज मस्ट बी इन्वॉल्व इनटू आउटकम ऑफ दैट केस।
and personal bias is more direct, and subject matter bias is not that much direct. Malafide का जो है, अगर if there is allegation of biasness, if there is allegation of malafide, तो सबसे तो पहले हम ये जाने कि मेलाफाइड किसे का, तो गुड फेथ का तो डेफिनेशन है, लेकिन मेलाफाइड का कहीं डेफिनेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? नहीं सर। बायस का कोई डेफिनेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? नहीं सर। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज बायस, तो क्या कहेंगे? Bias is an operative prejudice. ऑपरेटिव प्रीजुडिस कहेंगे, ठीक है, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। बायस इज एन ऑपरेटिव प्रीजुडिस। और मेलाफाइड किसे कहेंगे? Which is not in good faith. हाँ, विथ डिजॉनेस्ट इंटेंशन, बैड फेथ, वी मे कॉल इट। ये बायस, ज्यादातर बायस वर्ड कहाँ ओरिजिनेट होता है? जुडिशियल सेटिंग में या क्वासी जुडिशियल में? Quasi judicial, sir. हाँ, क्वासी जुडिशियल में ये ज्यादा होता है। Yes, sir. और अगर मान लीजिए, अभी इसमें तो बहुत सारा है, इसमें जो बायसनेस का है कि अगर किसी अथॉरिटी पे आरोप लगा कि वो बायस है, तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जज शीशे के सामने वो अथॉरिटी खड़ा होके वेदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट टू द केस और नॉट, लोगों का भरोसा कितना है, दैट ऑल्सो बिकम ए रेलिवेंट फैक्टर। टेस्ट ऑफ बायसनेस, टेस्ट जो बायस का जो टेस्ट है, कई तरह के टेस्ट हैं, और टेस्ट ऑफ बायसनेस एक बहुत लंबा चैप्टर है एंड इट रिक्वायर्स फुल लेंथ। और व्हाट इज टेस्ट ऑफ बायस? एनी प्री कंक्लूजन either of the subject matter due to whatever the reason, may be pecuniary interest, may be personal interest, may be institutional bias। जब आपका इंटरव्यू चलेगा तो कोडिंग की जाती है, एक टोकन मिलता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं। मान लीजिए कि अगर कोई मेंबर BHU से पढ़े हैं और कोई कैंडिडेट उन्हें मिलता है BHU का, देयर में बी इंस्टीट्यूशनल बायस। तो हालांकि ये कोडिंग वगैरह होती है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि इंटरव्यू बोर्ड के पास, पता नहीं, आई डू नॉट नो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके पास इनपुट्स होते हैं। आई डू नॉट नो द डिटेल पॉलिसी। कोडिंग इंटरव्यू अब हमेशा, अब अगर इंटरव्यू की बात अगर हम एडमिन लॉ के पर्सपेक्टिव में करें तो डेट इज समथिंग डिफरेंट, और लीगलिटी के टर्म्स में करें तो आप क्या बोलेंगे, तो क्या नंबर मिलेगा, इस तरह का डिटेल कोई गाइडलाइंस वगैरह। इंटरव्यू इज जस्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द पर्सनालिटी। आप किसी भी, मतलब हम केवल जुडिशियल इंटरव्यू की बात करें, बाकी की बात नहीं करेंगे। जुडिशियल इंटरव्यू में क्यों सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों लंबे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नॉर्मली? नंबर 1 की एक तो सिचुएशनल कंपल्सन है, रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। एक शिफ्ट में 24 कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, उसी में किस कैंडिडेट को कितना नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, जब एक कैंडिडेट निकलता है और दूसरा आता है तो इस दौरान वो आपस में बातचीत करके, मतलब वो भी समय लगता है उनका। तो देखेंगे थोड़ा टाइम गैप एक कैंडिडेट के निकलने में दूसरे के जाने में। तो लंबे क्वेश्चन इसलिए, और लंबे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसे भी, दोज क्वेश्चंस आर मेंट फॉर सब्जेक्टिव नॉलेज, कि किसी सब्जेक्ट पे आपकी किस तरह की नॉलेज है।
छोटे छोटे क्वेश्चन की बेसिक क्वेश्चन इसलिए कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, आप किस तरह से आंसरिंग करते हैं। अगर कोई चीज आप नहीं जानते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे, और 2-3 क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाए, अब आपका चेहरा बन गया वहां पे। तो मेरे हिसाब से स्माइलिंग फेस, आइदर यू आंसर और यू डू नॉट आंसर, इवन इफ देर इज ए रॉन्ग आंसर, तो उससे अफेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक बैलेंस झलकना चाहिए, एक मैच्योरिटी झलकना चाहिए। और जितना बैलेंस्ड दिखेंगे, क्या एक जुडिशियल ऑफिसर से मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, आई डू नॉट नो। ऐसे ही अचानक मेरे मुंह से निकल गया इमोशनल मैच्योरिटी। आई डू नॉट नो वेदर दिस वर्ड एग्जिस्ट और नॉट। इमोशनल मैच्योरिटी, क्या कोई ऐसा वर्ड होता है? इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इमैच्योरिटी, अब पता नहीं, आई डू नॉट नो। अब आप आंसर दे रहे हैं तो बहुत खुश हैं अच्छे से, और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे तो आप, तो इस तरह के जो रिफ्लेक्सेज हैं चेहरे पे, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज उस केस में हो सकता है कि प्रॉपर कंसिडरेशन ना हो पाए, यू आर ससेप्टेबल टू दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर्स। आपका पर्सनालिटी मैच्योर दिखना चाहिए, आपकी रीजनिंग वेल आर्टिकुलेटेड हो, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो। तो ये सारे दीज आर द पैरामीटर्स टू गिव मार्क्स इनटू द इंटरव्यू। अब मिसकंसेप्शन ये है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, कि आपने सभी सवालों के सही जवाब दे दिए तो बहुत नंबर आ जाएगा, और गलत जवाब दे दिए तो नंबर कट जाएगा। तो इंटरव्यू इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चन यू करेक्टली आंसर्ड एंड हाउ मेनी क्वेश्चन यू रॉन्गली आंसर्ड। इन द इवेंट ऑफ करेक्ट आंसरिंग, आपका किस तरह आपका बॉडी लैंग्वेज है, कैसा फेशियल एक्सप्रेशन है। इन द इवेंट ऑफ रॉन्ग आंसर, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है उस समय। तो these things also matters, but what really and exactly matters, वो तो अगर कोई डिटेल पॉलिसी हो, लिखे हो, फॉर्मुलेटेड हो तो कहा जा सकता। बहुत बार मांग भी की गई कि इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, कराया जाए, दिया जाए, बट दैट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। चलिए, एनीवे, हम लोग बातों बातों में बहुत बात करने लगता है। कुछ केसेज है, नेचुरल जस्टिस वाला, करियपक वाला केस देख लीजिएगा। यह केसेज एडमिन लॉ से कम ही पूछते हैं। ये सर्टियोररी शब्द का मीनिंग क्या होता? लिया गया है, means to certify, और टू इन्फॉर्म। हाँ, ये टू इन्फॉर्म। ये इंफॉर्मेटिव रिट के, सूचना जानकारी के लिए। और अगर किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, या किसी ट्रिब्यूनल या किसी अथॉरिटी को जुरिस्डिक्शन नहीं है सब्जेक्ट मैटर का, तो can writ of certiorari be issued to quash the order passed by that authority? Yes, sir. Certiorari is normally issued to quash the order, to prohibit the order. Writ of prohibition is issued. Ombudsman वगैरह देख लीजिएगा पीटी पर्पस से। और PIL क्या है? PIL, The PIL is a litigation that is filed by
a person for a person redressal of a common grievance of the masses. the masses. PIL पहले पोस्ट कार्ड पे भी आपने भेज दिया तो भी कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं. यू हैव ओनली टू इन्फॉर्म टू द कोर्ट एंड कोर्ट स्विंग इनटू द एक्शन. लेकिन नाउ इट इज PIL को पॉपुलर होने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा फॉर गेन ऑफ पॉपुलरिटी. तो वैसे PIL पे a PIL which is list oriented for public welfare but that is oriented only to gain popularity. तो वैसे PIL को क्या कॉस्ट लगना चाहिए? नहीं, सर लगाया जाता है. आपका एक बलवंत सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड में हम आपको गाइडलाइंस दिए गए थे हाँ. मतलब मिसयूज ऑफ PIS को अवॉइड करने के लिए. उसमें कहते हैं एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाना चाहिए. What is the meaning of exemplary cost? सर एग्जेम्पलरी होता है कि एग्जेम्पलरी कॉस्ट वैसे कॉस्ट होते हैं ना हेवी मतलब जो डैमेज जितना मतलब सर हम बता सकते हैं. एक सेकंड ठीक है, ठीक है. एक सेकंड रिलैक्स रिलैक्स, टेक योर टाइम. एक्सेसिव होते हैं, एक्सेसिव नेचर के होते हैं. ये तो ठीक है बट दैट कुड आल्सो सर्व ए लेसन फॉर अदर्स. यस सर. Excessive to the extent that it could serve lesson to the others to refrain from those things. तो चलिए, आपका एडमिन लॉ हो चुका और कल हम लोग मुस्लिम लॉ को एक सिंगल शिफ्ट में मुस्लिम लॉ हो पाएगा उतना बड़ा? बहुत है मुस्लिम लॉ. आपका पेपर था या नहीं था? नहीं था सर. अब इस बात की थोड़ी कोई गारंटी थोड़ा ही है. वैसे तो IPC ही नहीं है सिलेबस में, खूब पूछे जाता है IPC से. अब आपका पेपर मुस्लिम लॉ का है या नहीं है, ये कोई रूल थोड़ा ही है कि मुस्लिम लॉ ऑप्शनल में नहीं था तो नहीं पूछा जाएगा. तो पूछने को तो पॉक्सो से भी किसी से कोई स्टूडेंट बताता है कि उसे पॉक्सो भी पूछा गया, किससे कुछ पूछा गया, किससे कुछ पूछा गया. तो फैमिली लॉ इन ऑर्डर टू मेक दो पार्ट में तो हिंदू लॉ हो गया कंप्लीटेड. मुस्लिम लॉ को एक या दो पार्ट में कंक्लूड कर लेंगे. उसमें ज्यादा नहीं, डिवोर्स, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, मैरिज और लिमिटेड ही करेंगे. डिवोर्स, डाइवोर्स, इद्दत और ये सब सोर्सेज ऑफ जीना क्या है, बाटिल किसे कहते हैं, फांसी क्या है. तो कुछ गिने चुने. हालांकि फैमिली लॉ अब ये कह पाना बड़ा डिफिकल्ट है कि इससे नहीं पूछा जाएगा या इससे पूछने को तो सेल ऑफ गुड से भी पूछ सकते हैं. देयर इज नो बार दैट व्हाट कैन नॉट बी आस्क्ड एंड एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड. तो आपको पूछने को तो इजराइल लेबनान का भी पूछा अगर चाहे तो बार तो है नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है. एनीवे हम लोग एक मुस्लिम लॉ कर लेंगे. वी आर वेल एडवांस. कल मुस्लिम लॉ को कंक्लूड कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देंगे. ठीक है सर. 2-3 सेट में कॉन्ट्रैक्ट, 2-3 सेट में टॉर्ट, उसके बाद 2-3 सेट में TPA एंड 2-3 सेट में SRA में 2-3 सेट लगेगा. SRA जो लॉ ऑफ इंजंक्शन है, डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन, जेन्युइन क्वेश्चन बनता है. एक और क्वेश्चन मैं पूछूं, मीडिया वाला क्वेश्चन पूछा था कि नहीं?
कौन मीडिया वाला सर? अच्छा चलिए पूछ देता हूँ मैं। कोई पत्रकार, कोई मीडिया पर्सन कैमरा लेकर आपके ऑफिस में आ गया, आप उसे इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे और वो लाइव वीडियो कर दिया आपका कि ये देखिए अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं, आप बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू लीव द ऑफिस, लेकिन वो आपके ऑफिस को बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं जा रहा। अब आपको गुस्सा आया, आपने उसे पीट के जबरदस्ती बाहर निकाल दिया ऑफिस से, क्या ऑफेंस हुआ? इसमें offense hurt. डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इंजुरी। हाँ तो ये तो नॉर्मली हर कोई बोलेगा इस तरह के क्वेश्चन में, हाँ तो बेहतर आंसर क्या होगा इसका? बार बार कहने के बाद भी वो नहीं जा रहा, he is creating obstacle in discharge of official duty of a public servant. Number one, yes. he becomes a trespasser when he is asked to leave, और वो उसके बावजूद भी नहीं जाता, रिसिस्ट करता, एडमेंट है, तो ही बिकम्स ए ट्रेसपासर, और आप पे जो है उसने इलीगल रेस्ट्रेंट लगा दिया। और किस तरह का रेस्ट्रेंट है? अगर ज्यादा है तो इलीगल कन्फाइनमेंट भी हो सकता। तो कैन यू एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए ट्रेसपासर और नॉट? Yes, sir. तो और अगर फोर्स used in private defense, if that exceeds then that may be an offense. तो मैंने एक इनपुट दिया, इस इनपुट के बेसिस पे क्या आंसर होना चाहिए? क्या ये इनपुट एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहा जा सकता है इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का? ये तो इंजुरी के हिसाब से ऑफेंस होगा, तो ये तो आंख बंद करके जवाब देना हो गया। लेकिन whether you have a judicial approach or not, whether you have due explanation or not, तो ये आंसर क्या मीडिया वाले को ये लाइसेंस है कि वो जबरदस्ती किसी का इंटरव्यू करें? No, sir. क्या मेरी मर्जी नहीं है कि हम उनको इंटरव्यू दें कि ना दें? एक तो बगैर इजाजत वो जबरदस्ती आ गया, उन्हें परमिशन लेके आना चाहिए, चलिए बगैर इजाजत भी आ गया जबरदस्ती, बार बार उनको कहा जा रहा है टू लीव द ऑफिस, उसके बावजूद भी वो ही इज नॉट लिविंग द ऑफिस। तो आर नॉट ही क्रिएटिंग हिंड्रेंस इनटू परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय ए पब्लिक सर्वेंट? So that is also there. Plus he becomes trespasser. The moment he is asked to vacate and he remains there, he becomes trespasser. Lawfully you can exercise your right of private defense to take him out. क्या अब now can you exercise right of private defense against trespasser or not? No, sir. Right of private defense is available against a trespasser. हाँ, अब वो अगर जा नहीं रहा है, आपको पूरी तरह से सारा चीज ऑन होल्ड कर दिया, डू हैव टाइम टू टेक रिकोर्स टू प्रॉपर अथॉरिटी वैसे सिचुएशन में? No, sir. तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक शॉर्टकट बताता है। हाँ मतलब इसका शॉर्टकट ये है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी एक्सरसाइज unless an offense is likely to be committed either against body or property. If the act against which you are going to exercise right of private defense, if that act is not an offense, you can simply cannot exercise the right of private defense. This is the special right to meet out the exigencies. अब मान लिया
कोई आपसे मिलने के लिए आया, कोई आपसे बात करने के लिए आया, और आपने प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए उसे पीट दिया। somebody came only for the purposes of some negotiation या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। यह बात अलग है कि अगर बगैर इजाजत वो एंटर करता है तो डेट में बिकम हाउस ट्रेसपास। लेकिन कोई आदमी बात करने आता है और आप कहते हैं कि आप जाइए, हम बात नहीं करेंगे, और वो आपके मना करने के बावजूद भी रहता, देन ही बिकम्स ए ट्रेसपास। यस सर। तो शॉर्टकट इसका है कि इट्स नॉट द एवरी एक्ट अगेंस्ट विच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन ओनली बी एक्सरसाइज if the act against which it is to be exercised constitutes some offense either against body or property either of oneself or of the others। ये थोड़ा लंबा आंसर हो गया। सर ठीक है, वो बस इतना ही बोल सकते। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इफ द एक्ट कॉजेस डेंजर टू बॉडी और प्रॉपर्टी। हाँ, तो एनी एक्ट, अब क्वेश्चन यह है कि यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है और यही चीज पूछा जाता है। इफ एन एक्ट विच कॉजेज डेंजर टू बॉडी और प्रॉपर्टी, तो क्या वो ऑफेंस हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ सर, होगा ऑफेंस। इनएविटेबली होगा, नेसेसरली होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन ट्रू एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, मतलब एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर जो है वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। कोई आदमी डंडा लेके घूम रहा, आपको लगा कि वो आपको मारने आ रहा है इसलिए आपने उसे पीट दिया। अनलेस इट डज नॉट, कोई आदमी, मान लीजिए कोई आदमी डंडा लेके घूम रहा, डू आई हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? नहीं सर, जब तक वो डंडा लेकर आपके सामने नहीं आता मारने की, वो सब वो जेस्चर नहीं करता। या किसी और को मारने, अगर मान लीजिए वो डंडा लेके किसी और को मारने जा रहा, कैन यू एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और नॉट? अगेंस्ट either against your body or the body of others। तो there has to be, the danger must not be imaginary। Yes sir। danger must be a real danger। तो अब इन्हीं चीजों पे बहुत सारे केसेज बन गए, तो उन्हीं केसेज को आप पढ़ के, या अब डेंजर मस्ट नॉट बी इमेजिनरी फॉर एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इट मस्ट बी ए रियल डेंजर। तो कॉमन सेंस अगर अप्लाई करेंगे तो यहां तक तो खुद ही पहुंच जाएंगे। जो केस लॉ होता है, केस लॉ में क्या कोई न्यू लॉ यू फाइंड, और यू फाइंड ओनली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन? एक्सप्लेनेशन होता है। हाँ, तो अगर एक्सप्लेनेशन को आप ठीक से समझ गया तो डेट वुड अमाउंट दैट यू हैव गॉन थ्रू मेनी अदर केसेस व्हिच इवन यू हैव नॉट रेड। तो हर लीगल प्रोफेशनल के लिए, जो अगर लॉ के लॉजिक को आपने पकड़ लिया, उसके रीजनेबिलिटी को पकड़ लिया, लॉजिक एंड रीजनेबिलिटी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ लॉ। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन एडमिन लॉ से सोचना और उसका आंसर बताएंगे बाद में, अब भी थोड़ा डिफिकल्ट है। व्हाट इज रीजनेबिलिटी ऑफ रीजनेबलनेस इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? लिख लो क्वेश्चन। reasonability of reasonableness into administrative action।
रीजनेबिलिटी ऑफ रीजनेबलनेस, ये किसका, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का पार्ट होना चाहिए या ड्यू प्रोसेस का? ड्यू प्रोसेस का लग रहा है सर। लग क्या रहा है उसी का। ड्यू प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन रीजनेबिलिटी ऑफ द रीजनेबलनेस. What is the reasonability of reasonableness? That is nothing beyond common sense. Things, इसको just सोचो, I have just given you. This is not an easy question, reasonability of reasonableness. ऐसे ये शब्दों के माया जाल में नहीं फंसना है। रीजनेबिलिटी ऑफ रीजनेबलनेस का कोई पिक्यूलियर या हिडन मीनिंग नहीं होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रीजनेबल नहीं है तो क्या होगा? तो वो सर आर्बिट्ररी होगा, ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा। डिड यू गेट नो आंसर? कितना आसान सा आंसर है। हमारी सारी समस्याओं का जड़ यह है कि हम समझने का प्रयास नहीं करते, ले लिया और रटने लगे। ऐसा मेहनत में कोई कमी नहीं है, रटने में ज्यादा मेहनत लगता, समझने में कम लगता। बट हम लोग जो है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हम लोगों का प्रोसीजर रट्टा मारना, कैन वी कॉल दैट प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर? हो सकता है सर। चलो, अगर इस तरह से हम लॉ को पढ़ें, इन एक्सप्लेनेशंस के मद्देनजर पढ़ें, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन के आएगी, एक अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन के आएगी। लेकिन हमने उठा लिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। ये हमें क्यों द वर्ड वाई, 3 लेटर वर्ड WHY, वाई पे जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी लॉ में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, बट वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अगर वाई, इस पे वाई पे सोचेंगे तो वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। चलो, आज मैं थोड़ा ज्यादा, एडमिन लॉ में तो ये सारी चीजें बात होंगी ना। एडमिन लॉ में we cannot understand admin law in the absence of reasonability of reasonableness.